नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के वर्ष 2021 का पेपर। जी हाँ दोस्तों, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जो कि बीएड थर्ड सेमेस्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। तो यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का स्तर कैसा होता है, क्वेश्चन के लेवल्स कैसे होते हैं, किन पॉइंट्स पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा हम स्किप कर सकते हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। और इससे पहले सबसे पहले जो ज़रूरी काम है वो आपको करना बहुत ज़रूरी है कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने जो है चैनल के साथ जुड़ने का इरादा नहीं बनाया है तो ज़रूर जुड़ जाएं दोस्तों, क्योंकि चैनल पे जुड़ने से आपको आगे आने वाली आपके बीएड से संबंधित जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन, वो सारे आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और आनंद लेते रहिए अपनी तैयारी का। तो चलिए आज देखते हैं कि पेपर कैसा रहा है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि अब आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर चाहिए, आपको जो उनकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा ही होगा, आपको भी ऐसा अंदाजा तो हो ही गया होगा कि 90% क्वेश्चन, 80 to 90% क्वेश्चन सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर से ही आते हैं। तो आप अगर सिर्फ फोकस करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी, तो भी आप जो है 80 to 90% मार्क्स ला सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर पेपर हैं। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करें या मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए पहला पेपर देख लेते हैं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, सेक्शन ये जो होता है इसमें कुल मिलाकर 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए जो कि 20 मार्क का होता है, 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। कुल 10 क्वेश्चन करने हैं आपको, जैसा कि यहाँ सामने लिखा हुआ आप देख भी सकते हैं। तो टोटल आपके पास में 10 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के, तो टोटल 20 मार्क का सेक्शन ए होता है हमारा। इसके बाद चलते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी जो हमारा होता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, सेक्शन ए से पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि डिफाइन फैमिली, यानी कि फैमिली को परिभाषित करिए। तो फैमिली क्या होती है, इसकी परिभाषा आपको छोटा सा 50 शब्दों में लिखना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, शब्दों की सीमा को आप बिल्कुल भी क्रॉस ना करें, क्योंकि शब्दों की सीमा को जब आप पार कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, तो उससे होता ये है कि आप अपना समय भी व्यर्थ करते हैं और अंक तो आपको उतने ही मिलते हैं जितने कि पहले से निर्धारित है। तो शब्दों की सीमा को बिल्कुल भी पार ना करें, तो इसको 50 शब्दों में लिखने का प्रयास करें। दूसरा है व्हाट डू यू मीन बाय पेट्रियार्ची, यानी कि पितृत्व से आप क्या समझते हैं। तो पितृत्व, पेट्रियार्ची का मतलब ये होता है कि एक ऐसा समाज जो कि पुरुष प्रधान है, जिसमें कि पिता का प्रभुत्व है, पिता, दादा, चाचा, मामा, नाना, इस तरह, यानी कि पुरुषों की प्रधानता है, जिसमें महिलाओं को कम अवसर, कम दायित्व लेने के लिए जिम्मेदार माना जाता है, महिलाओं को कमतर आंका जाता है। ऐसा समाज जहां महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम अवसर मिलते हैं, पुरुष श्रेष्ठ माने जाते हैं और महिलाओं को उनसे नीचा करके या कम आंका जाता है। तो ऐसी सोसाइटी को पेट्रियार्ची सोसाइटी कहते हैं, और इसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, द रोल ऑफ मीडिया इन जेंडर आइडेंटिटी, यानी कि लिंग पहचान में मीडिया की भूमिका। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सही से समझिएगा। ये नहीं बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि आप जो है जेंडर आइडेंटिटी, यानी कि स्त्री और पुरुष में अंतर करने में मीडिया कैसे आपको मदद करता है, बल्कि बोल रहा है कि मीडिया या स्कूल के अगर हम बारे में बात करें, किताबों के बारे में, न्यूज़पेपर के बारे में बात करें, तो यहाँ पे ऐसा क्या दिखाया जाता है, ऐसा क्या लिखा होता है, ऐसा क्या प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि स्त्री और पुरुष के बीच में अंतर होता है, अंतर दिखता है। जैसे कि मान लो हीरो को पिक्चर में, अगर हम मीडिया की बात करें, अगर फिल्म टेलीविज़न की बात करते हैं, वहाँ पे लड़कों को हीरो के रूप में दिखाया जाता है, जबकि लड़कियों को एक अबला स्त्री के रूप में दिखाया जाता है, जो पुरुषों के ऊपर मतलब निर्भर करती है, उनके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि मूवीज़ में औरतों को ज़्यादातर बहुत ही सुशील, सभ्य, घरेलू दिखाया जाता है, कमज़ोर दिखाया जाता है, तो पुरुषों पे आश्रित है, घर की देखभाल करते हुए ही दिखाया जाता है, जबकि मर्दों को विलन से लड़ते हुए, बाहर का काम करते हुए, बैंक का काम करते हुए, मतलब जितने भी मेहनती जिम्मेदारी वाले काम हैं वो हीरो को, पुरुषों को करते हुए दिखाया जाता है। तो इस तरह के कुछ उदाहरण हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, किताबों में हो या मीडिया में हो, जब इस तरह से चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि साफ साफ पता चलता है कि कुछ गुण दिखाए जा रहे हैं, जो ये दिखाया जा रहा है कि सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, और कुछ ऐसे गुण दिखाए जा रहे हैं जो सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं, जिससे कि ये साफ होता है कि भेदभाव है, मतलब महिलाओं के लिए ये चीज़ें लिमिटेड है, सीमित हैं, पुरुषों के लिए चीज़ें सीमित हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं,
यानी कि कभी भी पिक्चर में ये नहीं दिखाया जाता कि महिलाएं, या रेयरली आपने देखा होगा कि महिलाएं विलन को मार रही हैं, 100 में से 2 पिक्चर ऐसी होगी। तो ये क्या है, जेंडर बायस है। मतलब कि विलन को मारना है तो मतलब कौन कर रहा है, सिर्फ पुरुष कर रहा है। तो इस तरह का जो प्रस्तुतिकरण होता है, रिप्रेजेंटेशन जो होता है, ये आपको दिखाता है जेंडर बायस, कि मतलब आप किसी एक जेंडर की ओर झुके हुए हैं और दूसरी जेंडर की तरह मतलब उसी बात के लिए नहीं झुके, जबकि दोनों सामान्य हो सकते हैं, दोनों में वो क्षमता हो सकती है। तो इस तरह की जब प्रस्तुतिकरण, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन मीडिया करता है तो इसे हम लोग बोलते हैं जेंडर बायस। तो आप मूवीज़ का एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी, समुदाय के संप्रत्यय को बताना है। तो आप डेफिनेशन एक लिख दीजिएगा यहाँ पे, इंडियन वीमेन एंड कल्चर, भारतीय महिलाएं एवं संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति में महिलाओं का क्या स्तर है, उनको क्या सम्मान दिया जाता था प्राचीन काल में, उनके बारे में क्या अवधारणा थी सामाजिक, वो सारी चीज़ें लिखते हुए थोड़ा सा नेगेटिव भी बात आपको साथ में लिखना है। 50 शब्दों का ध्यान रखते हुए 50 से 60 शब्दों में लिखें। वर्तमान स्थिति में किस तरह से महिलाओं की स्थिति बदतर हुई है, खराब हुई है, किस तरह से जो है पेट्रियार्ची सोसाइटी जो है अब सबल हुआ है, यानी कि पुरुषों का प्रधानता हुई है और महिलाओं को धीरे धीरे जो है प्रधानता कम होती रही। ये सारी चीज़ों को भी आपको पॉइंट्स में लिख देने हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, द रोल ऑफ वीमेन एंड इंडियन सोसाइटी, यानी कि महिलाओं का जो योगदान है भारतीय समाज में, महिलाओं की भूमिका के बारे में आपको लिखना है। तो आप यहाँ पे देखिए, बहुत डिटेल में तो नहीं लिख सकते, तो आप यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप इस लिखेंगे कि महिलाएं घर की देखभाल करती हैं, महिलाएं घर की देखभाल का एक अभिन्न आधारभूत कड़ी है, इनके बिना घर की देखभाल करना तकरीबन असंभव है। मतलब असंभव ही है, क्योंकि वो जिस तरह से जिम्मेदारी उठाती शायद पुरुष एक तरह से ना कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष नहीं कर सकते। तो इस तरह से लिखना है। महिलाएं बाहर में भी काम करती हैं, घर के बाहर अंदर का भी काम बखूबी कर सकती हैं। तो इस तरह से जो पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रही हैं, वर्तमान जैसे कि सोसाइटी में जो भी रोल वो करती हैं, चाहे वो एक महिला का, एक डॉक्टर का, एक टीचर का, एक संयोजक का, एक टीम प्लेयर का, जिस तरह का भी आपको पता है वो सारी चीज़ें आप पॉइंट्स में यहाँ पे लिखेंगे कि इंडियन सोसाइटी में क्या योगदान है, वास्तविकता में समाज महिलाओं को किस तरह से देखता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीरियोटाइप, यानी कि मान्यतावाद का संप्रत्यय। मतलब कि देखिए, स्टीरियोटाइप का मतलब ये होता है कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसके बारे में बिना पूरी जानकारी लिए, बिना किसी ठोस प्रमाण के, सबूत के, प्रूफ के, हम ये मान लेते हैं कि ये ऐसा ही होगा। मतलब हम उसके बारे में ठीक से जानते ही नहीं, लेकिन हम अगर कोई अवधारणा बना लेते हैं, जो कि ठोस अवधारणा बना लेते हैं, तो इसे हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप। जैसे कि आमतौर पे ये अवधारणा स्टीरियोटाइप्स है कि महिलाएं जो है जिम्मेदारी वाला काम नहीं कर सकती, महिलाएं जो है बाहर का काम नहीं कर सकती, महिलाएं कार नहीं चला सकती, मेहनत भरा काम जंगलों में जाकर जो है लकड़ियां नहीं काट सकती, इस तरह के जो पुरुष करते हैं वो काम महिलाएं नहीं कर सकती। ये अवधारणा बनी है, जबकि हम ये 100% नहीं कह सकते कि शायद ये महिलाएं ना कर पाएँ। तो इस तरह की जो अवधारणाएं सदियों से, सालों साल, 200, 400, 500 साल से बनती चली आ रही हैं, ये अवधारणाएं जो होती हैं वो कहलाती हैं स्टीरियोटाइप। इसी तरह की अवधारणाएं पुरुषों के लिए भी होती है। ये माना जाता है कि पुरुष शायद बच्चों को नहीं संभाल सकते, घर की देखभाल नहीं कर सकते, मगर ये पूरी तरह सही नहीं है। तो ये जो अवधारणाएं बन गई बिना इस बात की जांच किए कि क्या सारे मर्द ऐसा नहीं कर सकते, इसे हम लोग कहते हैं स्टीरियोटाइप्स। अगला प्रश्न है जेंडर बायस इन टेक्स्ट बुक। जैसे मैंने आपको बताया था कि बायस जब किताबों में, न्यूज़पेपर में या मीडिया में कुछ ऐसा दिखाया जाए जिससे ये लगने लगता है कि किसी एक विशेष जेंडर के, किसी एक विशेष लिंग के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, उसको ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है सेम ही काम के लिए, जबकि दूसरे को नहीं। जैसे कि किताबों में दिखाया जाता है, एक फ़ोटो देखेंगे आप, किताबों में दिखेगा कि जहाँ पे पिताजी जो है घर का काम कर रहे हैं, बाहर का काम कर रहे हैं, मार्केट का काम कर रहे हैं, घर की जिम्मेदारी ले रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, जबकि माता को दिखाया जाता है या घर की लड़कियों को कपड़े साफ करते हुए, घर की सफाई करते हुए, बच्चों की देखभाल करते हुए, घरेलू काम करते हुए, पानी लाते हुए, इस तरह की चीज़ों को दिखाया जाए। तो साफ तौर पे कार्यों के आधार पर, अवसरों के आधार पर, गुणों के आधार पर वर्गीकरण को दिखाया जाता है। तो इस तरह का जो प्रस्तुतिकरण किताबों में दिखता है, पाठ्य पुस्तकों में दिखता है, इसे हम बोलते हैं जेंडर बायस इन टेक्स्ट बुक। तो इस उदाहरण के साथ आप अपना बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वर्ग। क्लास क्या होता है? देखिए, हर एक क्लास का मतलब होता है दो लोगों के बीच में स्तर के कारण अंतर। जैसे कि अमीर, गरीब, बहुत होशियार, बेवकूफ़, तेज दौड़ने वाला, स्लो चलने वाला, बहुत बोलने वाला, कम। तो ये क्लास होता है। तो आप समझ गए होंगे समाज में किस तरह का क्लास होता है, वो आपको लिखना है।
वीमेन ऐसे वर्कर, देखिए वीमेन जो महिलाएं होती हैं कर्मी के रूप में, महिलाओं के बारे में बात लिखना। तो महिलाएं कर्मी के रूप में क्या होती है, इनके आपके पॉइंट लिखने हैं कि महिलाएं जो हैं पुरुषों के समान काम कर सकती हैं, उनके समान ही अच्छा काम कर सकती है, टीम लीडर बन सकती हैं। लेकिन समाज ऐसे दृष्टिकोण पूरी तरह से अभी विकसित नहीं हुई है, अभी भी काफ़ी बदलाव की आवश्यकता है। तो इस तरह से आपको लिखना है कि वीमेन एज ए वर्कर क्या है। देखिए वीमेन जब एज ए वर्कर काम करती है तो सेम काम के लिए उनको कम आपको पेमेंट मिलता है। आप देखेंगे महिलाओं को कई बार वर्कर के रूप में सिर्फ ऐसे काम के लिए रखा जाता है जो बहुत ही साधारण और बहुत ही कम पैसे वाला। तो महिलाओं को अक्सर सामान सिर्फ ढोने के लिए, कभी उनको राजमिस्त्री, कभी जिम्मेदारी वाला काम, कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर उनको मैनेजर के रूप में नहीं आपने देखा होगा या शायद ही देखा होगा। तो इस तरह से जो सामाजिक दृष्टिकोण को भी आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा डालना है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जब 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन हर एक पॉइंट को थोड़ा थोड़ा टच कर देना है। तो आपको दिखाना है कि सक्षम भी होती हैं, काम कर सकती है, लेकिन उनको काम उनकी क्षमता के अनुसार नहीं मिलता है। सेम काम के लिए उनको पुरुषों की तुलना में कम पैसे मिलते हैं। इस तरह की कुछ बातें आपको यहाँ पे लिखनी है। चलिए आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी में चलते हैं। तो सेक्शन बी जैसा कि आपको पता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का होता है। 200 शब्दों में आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं और हर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको मिलते हैं कुल 8 अंक। तो 5 प्रश्न करने हैं, ऑप्शन भी होता है, तो कुल 10 में से कुल आपको 5 करने हैं। तो बड़ा अच्छा सेक्शन होता है, आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी पसंदीदा प्रश्न कर सकते हैं। तो ये देखिए, शब्दों की सीमा का बिल्कुल ध्यान रखना है और इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और आप जो है बिल्कुल इस सेक्शन को अच्छे तरह से तैयार कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न ले लें। पहला प्रश्न है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मदरहुड, यानी कि मातृत्व के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। या फिर आप इसके और में अथवा में लिख सकते हैं डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंडियन वीमेन इन फैमिली एंड सोशल सिस्टम। तो परिवार में देखिए यहाँ पे लिखना, परिवार व सामाजिक प्रणाली में भारतीय महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सोशलाइजेशन, सामाजिकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। दोस्तों बिल्कुल भी घबराइए नहीं, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बहुत ही जल्दी मैं उपलब्ध करा दूंगा। पहले से भी चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, तो आप प्लीज़ वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वीमेन एंड, यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है, एंड सोशलाइजेशन, ठीक है, सामाजिकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। और अथवा लिख सकते हैं राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वीमेन एंड नॉन, अब देखें आगे कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वीमेन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि महिला एवं अनौपचारिक शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? ऐसी शिक्षा जो कि घरों में समाज के द्वारा दी जाती है, स्कूलों में नहीं दी जाती है। ऐसी जैसे कि महिलाओं को शाम को घर से बाहर नहीं निकलना है, घर की देखभाल महिलाओं को तेज नहीं बोलना चाहिए, महिलाओं को ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, महिलाओं को प्यार से बात करना चाहिए, महिलाओं को पूरे कपड़े पहनने चाहिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इनफॉर्मल एजुकेशन जो समाज से, हमारे फैमिली से, हमारे दोस्तों से, परिवार वालों से मिलती है, उसे हम कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। तो आप समझ गए इस पर लिखना क्या है। बाकी डिटेल क्वेश्चन के आंसर मैं आपको जरूर दे दूंगा आगे, तो परेशान बिल्कुल भी ना हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, शेड लाइट ऑन नेशनल एफर्ट टू प्रोटेक्ट वीमेन राइट। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित करने के प्रयासों पर प्रकाश डालिए। थोड़ा सा इसको मैं दोबारा से कर देता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर शेड लाइट ऑन नेशनल एफर्ट टू प्रोटेक्ट वीमेन राइट, महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए, महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रकाश डाले किए गए हैं, क्या प्रकाश हो रहे हैं, क्या प्रकाश मतलब कार्य चल रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को लिखना है। तो जैसे कि नेशनल वीमेन कमीशन बनाया गया है, महिलाओं के लिए बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, दहेज प्रथा उन्मूलन के संबंध में, सती प्रथा उन्मूलन के संबंध में बहुत सारे सख्त कानून बनाए हैं, सेक्सुअल हरासमेंट, वर्क प्लेस हरासमेंट, सेम वेज, सैलरी वेज, इस तरह की बहुत सारी जो है आपके नियम बने हैं जिनको हम आगे डिटेल में देखेंगे, या इस क्वेश्चन का जब आंसर आपको दूंगा तो वहाँ पे आप जरूर देख पाएंगे। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। इस तरह के प्रश्न आते हैं जो कि आपको बहुत पता होता है, आप भी इसको अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। तो इसे क्वेश्चन को देखिए बिल्कुल भी ना घबराएं, अच्छा सब्जेक्ट है, काफ़ी अच्छा स्कोर होता है। अथवा इसी प्रश्न के अथवा में शेड लाइट ऑन जेंडर आइडेंटिटी एंड जेंडर रोल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार रिपीट होता है दोस्तों, तो इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें कि लिंग पहचान और लैंगिक भूमिका पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन है आपका, रिपीट भी हुआ है, आप देखेंगे 1-2 साल पहले शायद आया था 2018 में, तो आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। क्वेश्चंस को अगर आप 2-3 साल का तैयार कर लेते हैं, आप 90% क्वेश्चन डायरेक्टली लिख सकते हैं।
अगला है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एजुकेशन कमीशन 1948-49 एंड वीमेन एजुकेशन, शिक्षा आयोग सन 1948 एवं 49 एवं स्त्री शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। अब यहाँ पे लिखना क्या है वो आप समझिएगा, यहाँ पे आपको अलग अलग नहीं लिखना है, आपको जो एजुकेशन कमीशन 1948-49 जिसमें कि एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बनी थी, उसको इस तरह से इसका लिखना है यहाँ पे जिससे कि पता चले कि उसने स्त्रियों की शिक्षा के ऊपर किस तरह से जोड़ा, यानी कि उस आयोग की उन सिफारिशों के बारे में, उन बातों को यहाँ पे आपको लिखना है जो कि स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करती हैं, स्त्री शिक्षा से संबंधित है। समझ गए होंगे आप। आइए बढ़ते हैं। अथवा आप लिख सकते हैं राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कोठारी कमीशन एंड वीमेन एजुकेशन। इसी में जैसे कि अभी राधाकृष्ण कमीशन के लिए हम बात कर रहे थे, कोठारी कमीशन ने क्या बात करी है महिलाओं की शिक्षा के संबंध में। कोठारी कमीशन कब आया था? सन 1964। और कोठारी कमीशन को आप बिल्कुल भी तैयार कर ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो हर बार रिपीट होता है, 110% ये आपके आएगा ही आएगा, तो इसको बिल्कुल तैयार कर ले। राधाकृष्ण कमीशन 1948-49, इस कमीशन को भी, इसकी प्रस्तुतियों को, इनकी संस्तुतियों को, यानी कि रिकमेंडेशंस वगैरह को आप जरूर तैयार कर ले। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, आप प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। ये कोठारी कमीशन, नेशनल NCF, आपका राधाकृष्ण कमेटी, इस तरह की जो सिफारिशें हैं, जो रिकमेंडेशन थी, जो कमिटीज़ बनी थी, कमीशंस बनी थी, इन पे प्रश्न आते ही आते हैं। अथवा कोठारी आयोग के अलावा जो है कोठारी आयोग 1964 एवं स्त्री शिक्षा पे संक्षिप्त टिप्पणी आप लिख सकते हैं, या फिर आप प्रश्न संख्या 6 ऑप्ट कर सकते हैं, जहाँ पे है व्हाट इज द रोल ऑफ वीमेन इन वेस्ट मैनेजमेंट, अपशिष्ट प्रबंधन में महिलाओं की क्या भूमिका है। यानी कि घर के आसपास जो वेस्ट होता है ना, उसको महिलाएं किस तरह से कुशल तरीके से मैनेज करती हैं। मतलब घर के आसपास का जो कूड़ा कबाड़ा भी होता है, उसको महिलाओं को आपने देखा होगा कि घर का जो पोछा करने के बाद, सब्जी धोने के बाद जो पानी बचता है, उसको किस तरह से जाके पौधों में डाल देती है, तो पानी की बचत होती है। एक ही पानी से 2 काम कर लिया। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको समझाना है। किस तरह से घर का जो वेस्ट पेपर होता है उसको जो है पोछा करने के लिए, साफ़ करने के लिए, या फिर कहीं पे फैला कर रख देती हैं, जिससे कि बाद में जलाने के काम आता है। मतलब इस तरह से महिलाएं किस तरह से वेस्ट को भी वेस्ट नहीं होने देती हैं और उसका आखिरी तक इस्तेमाल करती हैं। ये कुशलता, ये गुण आपको यहाँ पे एक्चुअली लिखना है। तो इसका आंसर मैं आपको दे दूंगा, इसका आंसर मैंने पहले भी डिस्कस किया है, तो खैर आप जाके दोबारा से चेक कर सकते हैं, या फिर हम इसको दोबारा से जब क्वेश्चन का आंसर लेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अथवा आपको अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप लिख सकते हो डिस्क्राइब अबाउट द स्पेशल रोल ऑफ वीमेन इन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि आप आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा इसको आप छोड़ दें। कारण ये, जब इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है तो कुछ विशेष उन महिलाओं के नाम के साथ आपको लिखने पड़ेंगे जिन्होंने कि सही में पर्यावरण सुरक्षा के हेतु कार्य किया है, पर्यावरण के क्षेत्र में जिनका नाम है। जैसे एक नाम तो मुझे याद है, अरुंधति रॉय का, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाती हैं, उससे जुड़ी हुई हैं। इस तरह बहुत सारी महिलाएं हैं। तो ऐसे अगर 3-4 महिलाओं का आपका नाम पता है तो आप जरूर लिखें। सिर्फ आप जनरलाइज आंसर नहीं लिख सकते यहाँ पर, तो ऐसे क्वेश्चन की स्किप करें, बल्कि वेस्ट मैनेजमेंट वाला ऑप्शन आप ले लें, क्योंकि वो क्वेश्चन ही जनरलाइज है। तो परीक्षा में ऐसे प्रश्नों का चुनाव करना भी बहुत जरूरी है जो कि स्पेसिफिक है, यानी कि एकदम सटीक आपको उत्तर लिखना है, या फिर एक जनरल आंसर। तो अगर आपको सटीक ना पता हो तो आप हमेशा जनरल आंसर वाले क्वेश्चन को ही सेलेक्ट करें। चलिए अब चलते हैं सेक्शन सी में, यानी कि सेक्शन सी जो कि हमारा लॉन्ग एफे टाइप क्वेश्चन का होता है। और आपको पता ही है ये 500 वर्डों में इसका आंसर करना होता है। मात्र 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 गुणे 15, और आपको मिल जाएंगे कुल 30 अंक। तो मज़ा ही आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो प्रश्न है भैया, पहला प्रश्न, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ, यहाँ मैं छोटा कर लेता हूँ, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स एंड जेंडर, शेड लाइट ऑन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आप अगले वीडियो में इसका आंसर देख लेंगे। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट लिखना है, तो आप पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखेंगे कि सेक्स क्या है, जेंडर क्या है। सेक्स जैसे कि आपका बायोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन है, जेंडर क्या है, सोशल डिफ्रेंशिएशन है स्त्री और पुरुषों के बीच में, तो ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यौन एवं लिंग अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लिंग के सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डालिए। यानी कि समाज जो है आपके जेंडर के निर्माण में, जेंडर के निर्धारण में क्या योगदान करता है, किस तरह से समाज जो है इसका निर्धारण करता है, वो कौन से कारक है सामाजिक जो कि जेंडर निर्धारण में मदद करते हैं या निर्धारण का काम करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। प्रश्न संख्या 8 है, डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस सोशल कंस्ट्रक्ट ऑफ जेंडर, लिंग के विभिन्न सामाजिक संरचना का वर्णन करें। मतलब
वो कौन कौन सी चीज़ें हैं सामाजिक स्तर पर लिंग निर्माण के, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से वो कारक है जो जेंडर के निर्माण में मदद करती है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर एक टाइप का क्वेश्चन आपने रेडी कर लिया ना, आप अपनी जब आपको अगला वीडियो में आपको मैं अगला क्वेश्चन सोशियोलॉजिकल और आपका साइकोलॉजिकल जो है आपका फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट जब आपको समझाऊंगा तो आप ये सारे क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। डिस्कस अबाउट द वुमेन पार्टिसिपेशन इन फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता, यानी कि जो स्कूल में, कॉलेजेस में, हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़ में जो एजुकेशन है उसमें महिलाओं की क्या भागीदारी है, राष्ट्रीय स्तर पे भी बताइएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बताइएगा। किस तरह से महिलाओं को अगर समान अवसर मिलता है तो वो साइंटिस्ट बनती है, रॉकेट्स बनाती है, इसरो में भाग लेती है, नासा का हिस्सा बनती है, चांद तक जाती है। इस तरह के उदाहरण आपको देने हैं कि फॉर्मल एजुकेशन में महिलाओं की भागीदारी कैसी है और कितने उनको दी जाती है। अगला है क्वेश्चन संख्या 10। एक्सप्लेन द जेंडर इनइक्वालिटी इन स्कूल, डिस्क्राइब ऑन द एफर्ट टू बी डन फॉर जेंडर इक्वालिटी इन क्लासरूम। तो यह बताना है कि विद्यालय में लैंगिक असमानता को स्पष्ट करते हुए कक्षा में लिंग समानता हेतु किए जाने वाले प्रयासों का वर्णन करें। यानी कि क्लासरूम में जेंडर इक्वालिटी को अगर आपको प्रमोट करना है तो क्या प्रयास करने चाहिए, उनको आपको लिखना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि इसमें आप अपनी जानकारी के हिसाब से भी लिख सकते हैं। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं। शेड लाइट ऑन द कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के संप्रत्यय तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। भाई महिलाओं को सशक्त करना, उनको एजुकेट करना क्यों जरूरी है, ये आपको यहाँ पे समझाना है। उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या प्रयास होने चाहिए, एजुकेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो सारे प्रावधान, वो सारे नियम, वो संवैधानिक प्रावधान, सामाजिक प्रावधान, सामाजिक रूप से क्या किया जाना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। पेपर आसान होता है, रिपीटेड होता है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।